Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, myself Mulchan Taylor. I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology. I will teach you human value, and this is our 8th video lectures on natural acceptance. Dear students, you know about the human value, why human value is necessary to each and every person in his life. ओके, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि क्यों ज़रूरी होती है ये। पहला हमारा पॉइंट है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं। एवरीवन नेचुरली वांट्स टू बी इन हार्मनी, मतलब हर कोई आदमी दुखी होना नहीं चाहता। हर आदमी अपने जीवन काल के अंदर अच्छा और खुशहाल जीवन चाहते हैं। विद इन वन सेल्फ, लिव विथ हारमनी इन फैमिली, लिव इन हारमनी विथ सोसाइटी, लिव विथ हारमनी इन नेचर और एक्सिस्टेंस। तो कोई सा भी दायरा हो, हर दायरे, हर क्षेत्र के अंदर, हर समाज, हर वर्ग के अंदर वह खुशहाल ज़िंदगी वो जीवन चाहता है। हारमनी इज नेचुरली एंड ईजिली एक्सेप्टेबल। ये जो हारमनी समरसता है, समरसता का एक ऐसा गुण है, ये स्वाभाविक तौर से और बड़ी आसानी से हर आदमी इसको स्वीकार कर लेता है। मतलब इसको अपनाने में समरसता का यूँ बोलें कि प्रसन्न रहना हर किसी को है। हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। इट इज़ वाट पीपल वांट टू बी इन। लेकिन ये जो समरसता या प्रसन्न चित्तता वो एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति चाहते हैं, वो चाहत उसके अंदर भी होनी चाहिए। पीपल डोंट वांट कन्फ्लिक्ट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसका एक ध्येय ये भी है कि लोग इस स्थिति के अंदर किसी को भी किसी भी रूप में किसी को दुख या ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इंस्टेड इसके बजाय वो क्या चाहते हैं, डिजायर हारमनी और सिनर्जी। अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ति, समरसता और आशावाद और ऊर्जान्वित चाहते हैं। दुखी और अपराधी जैसी स्थितियाँ कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। पीपल कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग into this harmony in themselves by seeing what is naturally acceptable. Natural acceptance is a way to get in touch with what is natural and invariant. अब ये कैसे प्राप्त हो सकती है, हार्मनी क्या चीज़ होती है, इसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के श्रेणी में क्यों रखा गया है। हर कोई आदमी क्या चाहता है, पीपल कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इनटू दिस हार्मनी इन देमसेल्व्स। तो ये कैसे हासिल की जा सकती है कि लोग अपने भीतर ही तलाश करें कि उनके अंदर एक खुशी का भाव है या दुख का भाव है। ये जानना तो उनको खुद को ही पड़ेगा। ठीक, बाय सीइंग व्हाट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल। और उसको ये भी देखना है कि कौन से ऐसे भाव है जो स्वाभाविक तरीके से मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, वे दुख के भाव हैं या खुश रहने के भाव हैं। Natural acceptance is a way to get in touch with what is natural and invariant। तथा ये स्वाभाविक स्वीकार्यता का जो स्थिति है, वो प्राकृतिक स्वीकार्यता की जो स्थिति है, ये एक ऐसा तरीका है जो व्यक्ति स्वतः ही उन ऐसे विचारधाराओं के अंदर या विचारधाराओं के संपर्क में आ जाता है जिससे उन ऐसी विचारधाराओं का असर उसके ऊपर देखने को मिलता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो चेहरे के ऊपर अच्छाई और खुशी का भाव झलकेगा। यदि आपके विचार क्रोधित या क्रोधालु जैसे हैं तो चेहरे के ऊपर ऐसे ही भाव नज़र आ जाते हैं। द नेचुरल एक्सेप्टेंस इज प्रेजेंट इन ईच वन। ये जो स्वाभाविक या प्राकृतिक स्वीकार्यता की जो स्थिति है, वर्तमान समय में हर एक इंसान में होती है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कंट्री और कल्चरल एंड इज रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर। मतलब हम अपने देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने
आयु उम्र के प्रति और जो आपका कम्युनिटी है उसके प्रति आपको समर्पित उदाहरणीय सम्माननीय होना चाहिए। एंड इज रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर इफ वन इज एबल टू सी द हार्मनी फॉर वन सेल्फ, यदि कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में जान पहचानने के लिए एक योग्य व काबिल इंसान है तो उसको समय समय पर अपने खुद की स्थिति का पता चलता रहता है और ये स्थिति अपने आप का स्वमूल्यांकन करने की जो स्थिति है, ये प्रक्रिया कभी एक समय या स्थान पर ठहरनी नहीं चाहिए। ये हमारे जीवन में सतत होती रहनी चाहिए, जिससे हमें खुद को एहसास होता रहे कि मेरे अंदर कोई बुराई ने तो जन्म नहीं ले लिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने अंदर से जो भी उत्पन्न दुर्भावनाएं के विचार हैं उनको दूर करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, आगे इस समरसता या नेचुरल एक्सेप्टेंस के लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम देखते हैं। प्रोग्राम, ए पीपल हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। अब ये बार बार ये चीज़ आती है, यदि व्यक्ति के अंदर एक सही सोच, सही ज्ञान है, दे कैन बी हैप्पी इन दैम सेल्व्स, तो निश्चित तौर से वे व्यक्ति अपने स्वयं को एक अच्छा और सुखी इंसान मानेंगे। वर्क टू हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप, तथा अपनी आवश्यकताओं के तदनुरूप ही कार्य करेंगे तथा उसकी पूर्ति करेंगे। विथ ह्यूमन्स एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विथ नेचर, ऐसा इंसान सभी के साथ में सहज भाव अपनाता है, मतलब सामूहिक पारस्परिक खुशी और समृद्धशीलता की कामना करता है। उसके मन में कभी भी ये दुर्भावना नहीं होती कि सब कुछ मेरे पास में ही हो, समाज के अंदर किसी और के पास में नहीं हो। ऐसे विचार उसके अंदर नहीं पनपते यदि उसके अंदर एक अच्छी सोच है तो। ये पीपल डोंट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, इसके न होने से क्या तकलीफ होगी यदि उसके अंदर ऐसी सोच नहीं है। दे कैन बी हैप्पी इन दैम सेल्वेज एंड वर्क टू हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप विथ ह्यूमन्स एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विथ नेचर। पीपल डोंट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग देन पीपल हैव प्रॉब्लम्स। यदि उसके अंदर सही भावना है तो सभी के साथ में एक सामंजस्य बना करके रहेगा, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे उसकी समाज हो, संस्कृति हो या अपना एक ग्रुप हो, उन सभी के साथ में एक सामंजस्य की स्थिति स्थापित करेगा। लेकिन यदि इसका अभाव हो तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उसके सामने समस्याएं पैदा होगी, प्रॉब्लम्स। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द फुलफिलमेंट्स ऑफ 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से हमारी जो प्रसन्नता है, खुशी है, वो 3 ऐसे चरणों के ऊपर निर्भर है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। वे कौन कौन से हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, अच्छी सोच, अच्छे संबंध और अच्छा स्वास्थ्य, फिजिकल फैसिलिटीज या भौतिक सुविधाएं। सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ फैमिली एंड स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नीडेड। इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें स्व अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। स्टडी ऑफ फैमिली, अपने घर परिवार के सदस्यों के स्वभाव के बारे में जानने। एंड स्टडी ऑफ सोसाइटी, तथा हम कौन से समाज में रहते हैं, हमारे समाज में क्या भूमिका है, समाज के क्या दायित्व हैं, ये सब चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है यदि हमें सभी के साथ में कोऑपरेशन और म्यूचुअल हैप्पीनेस की भावना बनानी है तो। पीपल नीड टू स्टडी नेचर एंड एक्सिस्टेंस, तथा लोगों को प्रकृति और अपने अस्तित्व या दूसरे अवस्थाओं के अस्तित्व के बारे में भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। देयर आर 4 लेवल ऑफ लिविंग्स। वैसे हमारे इस धरातल के ऊपर, हमारी भूभाग के ऊपर 4 तरह के जीवन व्यापन, ये 4 तरह की अवस्थाओं का परिदुर्भाव है, मतलब 4 प्रकार की अवस्थाएं विद्यमान है, मौजूद हैं। देखते हैं आगे। प्रोग्राम्स, द डिजायर थॉट बिलीव्स, द डिजायर थॉट बिलीव, इमेजिनेशंस एंड चॉइस आर द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग्स। तो हमारे जीवन स्तर में
जो प्रथम चरण होता है जिस पे हमें इन चीज़ों का पालना करनी ज़रूरी होती है, तो वो कौन कौन सी हैं? इच्छाएं, विचार, विश्वास, कल्पनाएं, पसंद, ये हमारे जीवन की प्रथम चरण कहलाती हैं। द इनर सेल्फ को एक्सिस्ट्स विद द बॉडी एंड टुगेदर इट इज़ रिफर्ड टू एज ह्यूमन बींग्स। तथा हमारी अंतरात्मा में या आंतरिक भावना के अंदर सेल्फ को एग्जिस्ट का मतलब है हम स्वयं के अंदर एक सह अस्तित्व की स्थापना होती है। अच्छा, सह अस्तित्व किसके साथ में होता है? सह अस्तित्व उस स्थिति को बोलते हैं जहाँ पर हमारा खुद का जहाँ पर हमारी खुद की उपस्थिति है या हम जहाँ मौजूद हैं उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज़ भी वहाँ मौजूद होती है, या हमारा जैसा ही कोई व्यक्ति है तो उसको सह अस्तित्व की संज्ञा नहीं देंगे। लेकिन मानवीय प्राणी के अलावा कोई दूसरा प्राणी या प्रकृति है तो वो को एक्सिस्टेंस की श्रेणी में आता है। लेकिन स्वयं के अंदर सह अस्तित्व की कौन सी धारणा होती है? स्वयं के अंदर जो सह अस्तित्व होता है वो हमारा शरीर होता है। मैं के साथ शरीर का जो लगाव होता है वो सह अस्तित्व की श्रेणी में आता है। बॉडी एंड थॉट टुगेदर इट इज़ रेफर्ड टू एज ह्यूमन बींग्स। शरीर और मैं दोनों को मिलकर के जो हमारे शरीर की संरचना हुई है उसको मानवीय प्राणी की संज्ञा देते हैं। फैमिली इज द फर्स्ट वेब्स ऑफ रिलेशनशिप्स दैट इंक्लूड्स सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड अदर्स। दूसरा जो इस तरह हमारा होता है वो परिवार का होता है। इसके अंदर फर्स्ट वेब्स ऑफ रिलेशनशिप हमारे संबंध स्थापित होते हैं। किनके साथ में? इसमें कौन कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, साथ में पढ़ने वाले साथी होते हैं और अन्य लोग भी होते हैं। इन सबके बीच में हमारी बॉन्डिंग कैसी थी, फ्रेंडशिप है, ये किस तरह के विचार हैं, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है। फैमिली इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल्स। और इस तरह से हम कह सकते हैं व्यक्तियों का सबसे बड़ा जो समुदाय है वो उसका परिवार होता है। पीपल लिव एज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिस्टम्स, दिस इज सोसाइटी। इस तरह से लोगों का जो भाग है, ये भाग लोगों का जो ये एक भाग है परिवार का, वो एक प्रकार से हमारे समाज का एक हिस्सा होता है जिसको हम समाज का नाम देते हैं। द सराउंडिंग्स आर द ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज। पीपल लिव इन दिस लार्ज इकोसिस्टम्स, अंडरस्टैंड नेचर। दूसरा हमारा होता है कि हमारे चारों तरफ जैसे कि घास है, पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारे साथ साथ इस पृथ्वी के ऊपर भी इनका जीवन होता है अंडर नेचर, प्रकृति के अंदर। तो ये हमारे साथ साथ जो जीवन व्यापन करते हैं इनको हम को एक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। पीपल आर एबल टू एंगेज विथ इट इन ए रिलेशनशिप दैट लीड्स टू नेचुरल फुलफिलमेंट्स। और इस तरह से व्यक्ति जो आम आदमी या हम जो लोग हैं वो प्रतिबद्ध हैं इन सब अवस्थाओं के बारे में समय समय पर इनकी देखभाल करते रहें। विथ लीड्स टू नेचुरल फुलफिलमेंट, तभी जा कर के ये प्राकृतिक आपूर्ति की स्थिति बनती है। दीज लेवल्स ऑफ लिविंग आर फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, लेकिन इन अवस्थाओं के अंदर कहीं न कहीं बुराइयां व्याप्त होती है। अपोजिशन, विरोध होता है, एंड कॉन्ट्राडिक्शन, तथा विरोधाभास होता है। पीपल आर अनेबल टू बी एट पीस विथ देमसेल्व्स। पीपल आर अनेबल टू बी एट पीस विथ देमसेल्व्स। आज स्थिति लोगों की यह है कि वे स्वयं शांति से नहीं रह सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर अंडर स्ट्रेस। व्यक्ति अधिकांश समय बेचैन की स्थिति में जीवन व्यापन करते हैं, दुखी रहते हैं। अबाउट समथिंग्स और द अदर, किसी चीज़ के अभाव में, किसी वस्तु के अभाव के अंदर या फिर कोई अन्य कारणों के अभाव में वह दुखी और बेचैन की स्थिति में रहता है। एंड आर वरिंग्स अबाउट थिंग्स, और वह सतत इन्हीं चीज़ों की प्राप्ति के लिए चिंतित रहता है। अबाउट थिंग्स, पीपल आर अनेबल टू लिव प्रॉपरली इन रिलेशनशिप इन द फैमिली। और इसी वजह से परिवार के अंदर वो व्यक्ति खुशी से या उनके साथ में एक सामंजस्य या हारमोनी जैसी स्थिति पैदा नहीं कर सकता। आर डिस्टर्बिंग्स, इससे मतलब क्या होगा, परिवार के अंदर कुछ बेचैनियाँ बढ़ेगी। एंड डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट्स दे लिव इन,
और अपने उस ग्रह को भी वो नष्ट कर देता है। मतलब परिवार के अंदर विचारों में खिन्नता पैदा होती है तो परिवार के अंदर वो आपसी भाईचारा न होकर के उसके अंदर फूट पड़ जाती है या उनके अंदर एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, देयर आर कन्फ्लिक्ट्स और कंट्राडिक्शंस इन थॉट्स। सबसे ज़्यादा प्रमुख समझने वाली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी पैदा होती है इंसान के विचारों से होती है, क्योंकि उसके विचारों में ही विरोधाभास या अपराध छिपा होता है। दीज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली, वैसे ये समस्याएं मुख्य तौर से लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंड, मतलब सही सोच के अभाव में पैदा होती है। पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स प्रॉपरली। मुख्य बात तो यह है कि लोग सही मायने में अपने बारे में ही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इस तरह से इन ऑर्डर टू हैव हैप्पीनेस एंड एंश्योरिंग इट कंटिन्यूटी, इस तरीके से हमारी जो प्रसन्नता है और सतत निरंतरता जो हम समरसता चाहते हैं तभी जा कर के निर्भर होती है जब पीपल नीड टू एंश्योर हार्मनी इन ऑल स्टेट्स और सिचुएशन वन लिव्स इन। जिस स्थिति में वह जीवन व्यापन करता है तो उसको आवश्यकता है कि सभी स्तरों के ऊपर और सभी स्थितियों के अंदर सभी से तालमेल बनाए रखें। दिस मीन्स पीपल नीड टू हार्मनी टू अंडरस्टैंड राइट अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि लोगों को जो सही सोच की या सही ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा, इसका निदान कैसे होगा? लोगों में इस तरह की जो बुराइयां व्याप्त हो रही है तो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? रॉन्ग एज्यूम्शंस शैल कंटिन्यू टू गिव प्रॉब्लम्स विथ वन सेल्फ एंड इन रिलेशनशिप्स। रॉन्ग एज्यूम्शंस, गलत अवधारणाएं पाल लेना, ये सतत तरीके से या निरंतरता हमारे अंदर समस्या ही पैदा करती है। दिस लीड्स वन टू फील अनहैप्पी, और ये समस्याएं ही इंसान को अप्रसन्नता की ओर ले जाती है। नॉट बीइंग प्रॉस्परस, वो कभी भी अपने स्तर से अपने आप को समृद्धशील नहीं मानता। और पीपल एक्सप्लॉइट नेचर, और क्या करता है वो अपनी उस समृद्धशीलता की पूर्ति हेतु वो प्रकृति का दोहन करता है। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज कम फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे अच्छे विचार और सोच से ही पैदा होती है, ताकि हमारी सोचों के साथ में हमारा संबंधों के बीच में तालमेल बना रहे। इन ऑर्डर टू बी प्रॉस्पर्स एंड टू एनरिच नेचर, ताकि हम लोग समृद्धिशील तथा हमारी इस प्रकृति को भी हम पोषित करते रहें। पीपल मस्ट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है लोगों में एक अच्छी सोच की भावना पैदा होनी चाहिए। द राइट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू पीपल टू हार्मोनी, तथा अच्छी सोच व्यक्ति को समरसता की तरफ ले जाती है। लेकिन वर्तमान समय में जो व्यक्ति की स्थिति है वो किस तरह की है और किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है वो देखते हैं। वन मे हैव मोस्टली हैड गुड रिलेशनशिप्स, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे संबंध चाहता है। एंड समटाइम्स वन ऑन डज नॉट और वाइस वर्सा, कभी कभार हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से उसमें ये भावना नहीं आती हो, लेकिन हर आदमी यही चाहता है कि वो जीवन काल में खुश रहे। इन रिलेशनशिप्स विथ ह्यूमन, इन रिलेशनशिप संबंधों के तौर में हम देखें तो मनुष्य के भीतर वन इज अम्बल्स टू फुलफिलिंग रिलेशनशिप, हर कोई आदमी आज सक्षम नहीं है, वो आज लोगों के बीच में प्रकृति के साथ में जो संबंध बनाना चाहे वो संबंध बना ही नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता? बी इट इन फैमिली, हम परिवार को ले, आउटसाइड फैमिली, इन ए सोसाइटी और इन द वर्ल्ड एट लार्ज। अपने परिवार में ही देखें, परिवार से अलग हट करके हम बाहर के लोगों से देखें, समाज में देखें और संसार में देखें। आज कहीं पर भी संबंधों में मिठास नहीं है, उनमें दरार होती है, दरार पड़ी हुई है। किसकी वजह से? लोगों में राइट अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से, या ज़रूरत से ज़्यादा और भी एकत्रित या एक्युमुलेशन की वजह से। क्योंकि लोगों के अंदर एक ही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का हम कलेक्शन कर लेंगे
तो वह समृद्धशीलता की तरफ ले जाते हैं। बस यही हमारी मूल्यांकन करने की कमी है कि हम सही मायने में हम हमारी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर ही नहीं पाते। इन फिजिकल फैसिलिटीज, हमारी भौतिक सुविधाएं जो है, वन वांट्स टू बी फील प्रॉस्परस, तो बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं सबसे ज़्यादा जुटा करके हम चाहते हैं कि हम समृद्धशीलता महसूस करेंगे, लेकिन एंड्स अप वर्किंग ओनली फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, लेकिन उसका निचोड़ या निष्कर्ष क्या निकलता है? हम धन संपदा को एकत्रित करने के लिए ही काम करते हैं। वन वांट्स टू एनरिच नेचर, हर कोई चाहता है कि प्रकृति को मैं और भी ज़्यादा पोषित करूं, बट इट एक्सप्लॉइटिंग इट, लेकिन वो चाहता तो है कि चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, लेकिन काम नहीं करेगा ऐसा, बल्कि उसका दोहन करना ही शुरू कर देगा, लेकिन पेड़ पौधे लगाएगा नहीं, डिस्ट्रॉइंग इट, और उसका पतन कर देगा। अनहैप्पीनेस एग्जिस्ट इन फैमिलीज, तथा ये जो अप्रसन्नता की स्थिति है वो परिवारों में ही है, और परिवारों में जब विचारों में खिन्नता विभिन्नता आ जाती है तो फैमिलीज जो है वो फैमिली नहीं रहती। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, किस कारण से? क्योंकि जो सुविधाएं परिवार को मिलनी चाहिए थी वो उसको प्राप्त हो ही नहीं पा रही। इफ़ वन हैज़ रिलेशनशिप, यदि लोगों का तात्पर्य यह हो कि हमारा लगाव या जुड़ाव या संबंध परिवार के लोगों से हर एक से अच्छे हैं, तो कैन अर्न टुगेदर फॉर द फैमिली, तो सब मिलकर के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और वहाँ पर समरसता विराजमान होती है। बट इफ़ द रिलेशनशिप इज नॉट देयर, लेकिन बॉन्डिंग नहीं हो, आपस में मनमुटाव की स्थिति हो, तो फिर लोग अपने अपने लिए कार्य करते हैं और वो परिवार नहीं रहता। वन विल थिंक ऑफ टेकिंग अवे द शेयर ऑफ द अदर, लेकिन हर कोई क्या सोचता है कि ये मेरा हिस्सा थोड़ी है, मेरा तो हिस्सा ये है ही नहीं, और वो हिस्सेदारी करना शुरू कर देते हैं। जब उनके विचारों में यह हो गया कि इससे में हम काम करेंगे तो फिर वो हिस्सा हो ही जाता है। When one is talking of a wealthy person, जब कोई व्यक्ति किसी धनी या धनाढ्य व्यक्ति की बात करते हैं, the problems are certainly more due to lack of right understanding, तो निश्चित तौर से जो समस्या है वो यही है कि हम अपना खुद का मूल्यांकन नहीं किया, दूसरों के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप। अच्छा, ये रिलेशनशिप क्या चीज़ है? जो अभी हमने देखा था कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये समरसता नहीं होती है। पीपल वांट टू हैव म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप, हर कोई चाहता है कि हम सब लोग ही खुश रहें, समाज में सभी लोग खुश रहें, ये चाहते हैं। देयर इज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, यदि हमारे संबंधों के अंदर कोई समस्या है तो यह है कि पीपल फील अनईजी। आज व्यक्ति क्या महसूस करता है? अनईजी, कठोरता की स्थिति महसूस करता है। इट बोदर्स, यदि वो परेशान है तो किसकी वजह से है? राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से। इफ समवन हैड राइट विथ ब्रदर, फाइट विथ ब्रदर, यदि कोई व्यक्ति, हम सुनते भी हैं कि उसका झगड़ा उसके अपने भाई के साथ हो गया, देयर इज अनईजी फीलिंग्स विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टर्म्स, तो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक जीवन या साथ रहना बड़ा आसान नहीं होता। इवन आफ्टर वन स्टॉप्ड स्पीकिंग टू द ब्रदर, और यहाँ तक क्या होगा? पहले तो झगड़े हुए थे, बाद में बोलना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और मे कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड गेट एंग्री, हर कोई एक दूसरे के बारे में गलत सोचेगा और गुस्से में रहेंगे। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप इट इज़ फाइन, यदि ऐसे संबंध परिवार के अंदर नहीं हो तो वह परिवार बहुत अच्छे हैं। संबंधों में दरार न हो, संबंधों में मिठास हो तो परिवार बहुत अच्छा है। संबंधों में दरार है तो उस पर परिवार में वो परिवार लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकता। इस प्रकार से म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ह्यूमन बींग्स, जो पारस्परिक आपूर्ति या फिर सामंजस्य की स्थिति होती है मनुष्य के अंदर, वो ऐसे खराब हो जाती है। हार्मनी विद द बॉडी, तथा सामंजस्य की स्थिति पहले हम अपने खुद के द्वारा देखें। सेल्फ एंड बॉडी इंफॉर्मेशन, हम किस तरह से जुड़े हैं
मैं के साथ में शरीर किस तरह से बॉन्डिंग किया हुआ है, कैसे वो जॉइंट है, कनेक्टेड रखते हैं एक दूसरे से। इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और सेंसेशन, भावनाओं के द्वारा शरीर और मैं आपस में बंधे हुए हैं। कॉन्शियसनेस, अब इनकी नीड या इनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। मैं के सेल्फ के क्या फंक्शन होता है, कॉन्शियसनेस होती है उसके अंदर, मतलब चेतना होती है। कंटिन्यूसी, सततता, निरंतरता की स्थिति बनी रहती है इसमें। नोविंग, अज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, इसके अंदर एक गुण और होता है, वो जानता है, कल्पना करता है, पहचानता है, पूरी करने की तरीका या विधि जानता है। संयम होता है इसमें। फीलिंग्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, तथा उसके अंदर एक भावना और पैदा होती है, एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य की स्थिति और होती है। क्या करता है वो, नर्चरिंग, पोषणता की भावना होती है, उसके संरक्षण देने की भावना होती है। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, तथा अपने शरीर को सही तरीके से काम में ले, उसकी भावना मैं के अंदर होती है। अब शरीर के लिए देखें, शरीर में क्या होता है, बॉडी। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, ये क्या है, मैं का, स्वयं का साधन है। ये इसमें क्या होती है, कॉन्शियसनेस सेल्फ में होती है, लेकिन इसके अंदर ये कौन सी चीज़ होती है, मटेरियल, इसमें भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेरी, लंबे समय तक नहीं होती, क्षणिक होती है। रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, इसके अंदर भी पहचान करने की होती है और उसकी पूर्ति करना होता है। हेल्थ, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हेल्थ, हमारा शरीर हमारी स्वास्थ्य के अनुसार काम करता है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हार्मनी इन ऑर्डर, तथा अन्य शरीर के जो ऑर्गन होते हैं एक दूसरे ऑर्गन के साथ या एक दूसरे ऑर्गन के बीच में इनमें समरसता होती है, तभी जाकर के बॉडी मैं के साथ में समरसता बना करके चलता है। आगे देखें हम, हार्मनी विद द बॉडी, तो ये हमने देखा था। आगे हम पढ़ते हैं इसमें इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। अच्छा, हम आंतरिक तौर से या स्व सामंजस्य की स्थिति से प्रकृति से कैसे जुड़े होते हैं, तथा प्रकृति के द्वारा हम सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट implies that each unit of the four order is related to each other and enrich to each other। म्यूचुअल सामंजस्य की आपूर्ति किस प्रकार से होती है कि ईच यूनिट ऑफ द फोर ऑर्डर्स, पृथ्वी के ऊपर जो चार अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्था एक दूसरी अवस्था से जुड़ी हुई होती है। एंड एनरिचिंग टू ईच अदर, तथा एक दूसरे की पूरकता बनती है, एक दूसरे की पोषण करती है। इन द नेचर ऑल द यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फुलफिलिंग ईच अदर। प्रकृति के अंदर वे सारी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होकर के एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू ऑल अदर ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य प्राणी दूसरे मनुष्य प्राणी से संबंधित है। ऑन दिस बेसिस, इसी आधार पर वी हैव फीलिंग्स एंड इमोशन फॉर एवरीवन। इसीलिए हमारी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, हमारे जैसे प्राणी या व्यक्ति के बारे में बिल्कुल वैसी भावनाएं और सोच उसके बारे में होती है। ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड टू ऑल द मटेरियल यूनिट्स इन द एक्सिस्टेंस एंड गेट्स अवेयर ऑफ इट एज यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इट। एक खास बात मानवीय प्राणी की ये और होती है कि ये जो मानवीय अवस्था है वो हमारी पृथ्वी की शेष दूसरी, तीसरी, चौथी अवस्था से संबंध या उससे सामंजस्य बना के चलती है। मतलब उनके बिना ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर नहीं सकता। लेकिन उसको, मनुष्य को ये जानकारी होने के बावजूद भी कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति में इन तीनों अवस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, इतना जानने के बावजूद भी वह उनको संरक्षण और प्रोत्साहन न देने के बजाय उसका पतन करता है, उसका दोहन करता है। द फोर ऑर्डर कैन बी डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली चारों जो अवस्थाएं हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन, एक दूसरी अवस्था का जो सहयोग है, उस सहयोग के द्वारा इनकी हम पहचान कर सकते हैं। विथ अदर यूनिट्स इन सिमिलर ऑर्डर, एक्टिविटीज, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस एट्सेट्रा, तथा उन अन्य अवस्थाओं की या उनकी जैसी विशेषताओं के द्वारा, उनकी गतिशीलताओं के माध्यम से, जो कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से एक वसीयत के तौर पे पहचान करना आता है, उस तरह से हम उन अवस्थाओं की जानकारी या उनको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट 3 ऑर्डर्स, नेमली द मटेरियल, बायोप्लांट एंड एनिमल ऑर्डर्स। अब हम देखते हैं कि बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं, एक तो मानवीय अवस्था है ही है, इसके अलावा भौतिक अवस्था है, बायोप्लांट वनस्पति अवस्था है, और एक पशु पक्षी अवस्था है। वी कैन ईजिली सी दैट दे आर इंटरकनेक्टेड। हम बड़े आसान तौर से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सब अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित, म्यूचुअल हैप्पीनेस की स्थिति इनमें बनी हुई है। कैसे? जैसे पक्षी है, पेड़ पर बैठेगा तो बायोप्लांट आ गया, पक्षी एनिमल ऑर्डर में आ गया, दोनों कनेक्टेड है क्योंकि उसको, पक्षी को बायोप्लांट ने सहारा दिया। लेकिन पेड़ कहाँ पर टिका है? मटेरियल, है ना, मिट्टी पर, चट्टान पर, पहाड़ या किसी जंगल में है, तो वो मटेरियल यूनिट्स आ गई। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन, तथा इन तीनों के अंदर संबंध भी है। दीज ऑर्डर्स इज इन सच ए वे दैट दे ऑल फुलफिल। इस प्रकार से ये अवस्थाएं, इस प्रकार से, इस तरीके से एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करती है। एंड को एग्जिस्ट विथ ईच अदर। को एग्जिस्ट का मतलब है सह अस्तित्व की भावना इन तीनों में देखने को मिली, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा। लेकिन मनुष्य का को एग्जिस्ट इनके साथ में है या नहीं, वो देखते हैं। आगे प्रॉस्पेरिटी, द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज। मनुष्य का इनके साथ प्रॉस्पेरिटी वाला पॉइंट इसलिए लिया कि तीनों तो आपस में कनेक्टेड है ही है, लेकिन मनुष्य इनके साथ में कनेक्टेड है या नहीं है? तो क्यों नहीं है? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धिशीलता की वजह से वो इनके साथ में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा वस्तुओं को कलेक्टेड करने की चाहत होती है। इसलिए अच्छा सा कोई पेड़ देखेगा, उसको काट लेगा, तो ये को एग्जिस्ट नहीं हुआ, बल्कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, उसको अपनी भौतिक सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की भावना है। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, इसलिए को एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले पहचानना है कि मेरी वास्तविक भौतिक सुविधा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। इंक्लूडिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी विथ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही ज्ञान विचार के द्वारा जाने कि मुझे कितनी मात्रा में उस चीज़ की आवश्यकता है, तो उतनी मात्रा में वो चीज़ लूँ। मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं तो मैं क्यों करूं? मुझे रहने के लिए एक मकान की आवश्यकता है तो मैं उतना ही पहाड़ी में से पत्थर लेके आऊं। लेकिन मकान बनाने के बाद में मेरी इच्छा ये हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर मैं कलेक्ट कर लूं तो और मकान बना लूँगा। मेरे चारों तरफ खेत हैं, उनकी बाउंड्री कर लूँगा। जो नीड दूसरे की थी उसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। ये समरसता की स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छी सोच की वजह, अच्छी सोच की कमी की वजह से मैंने मेरी आवश्यकता की क्वांटिटी को नहीं समझा। ए प्रोस्पर पर्सन थिंक्स ऑफ राइट यूटिलाइजेशन नर्चरिंग द अदर। एक समृद्धशील व्यक्ति सही मायने में सही उपयोगिता के बारे में सोचता है और दूसरी अवस्थाओं का पालन पोषण करता है। डेप्रीव्ड एक्यूमुलेशन एक्सप्लॉइटिंग, अगर उसके पास में आवश्यकताओं की कमी है, भौतिक संसाधनों की कमी है, वंचित है, तो उसके हिसाब से वो
देखता है कि मुझे किन संसाधनों की ज़रूरत है तो वह करता है। या अकुमुलेशन, उसके पास में संसाधन मौजूद है और चाहिए, वो उसको संग्रह करना शुरू कर देता है। और संग्रह करेगा तो क्या करेगा? नर्चर की जगह, पोषण की जगह उसका पतन करता है। इस तरह से ये स्थिति मनुष्य के भीतर है। ग्रोस मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रोस मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर गलत फहमी जैसी विचारधारा ने घर कर लिया है। ह्यूमन बीइंग, सेल्फ और बॉडी। सेल्फ क्या चाहता है? सम्मान चाहता है और सतत निरंतरता चाहता है। शरीर क्या चाहता है? फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक सुविधाएं चाहता है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। अनलिमिटेड, और कितनी चाहता है ये? अनलिमिटेड, लिमिटेड। इसके लिए लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो हमारी सेल्फ के लिए होती है, लेकिन बॉडी के लिए लिमिटेड चीज़ होनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, जैसे कि आपने स्वादिष्ट भोजन लिया, जितनी आवश्यकता है, जितनी भूख है, वो भोजन आपको स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन ज़बरदस्ती से आपको खिलाया जा रहा है, भोजन स्वादिष्ट है लेकिन वो फिर भी स्वादिष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक लिमिट मात्रा में ही भोजन की आवश्यकता थी। अक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी अनलिमिटेड। आज लोगों में क्या सोच हो गई कि इन भौतिक संसाधनों की अकूत मात्रा में संग्रह कर लेना। दूसरे लोगों को हम डेप्रिवेशन, दूसरे लोगों के लिए वो संसाधन से वंचित कर देंगे। चेक इफ़ यू आर कट ऑफ इन दिस लूप। तो यहाँ पर ये देखें कि कहीं आप इस लूप में तो नहीं हैं, कहीं आप इस जाले के अंदर खुद तो नहीं फंसे हैं कि आप भी ऐसे संसाधनों का संग्रह कर तो नहीं रहे हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।